हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से यानी कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है, आज जो है नेक्स्ट पेपर। और आज से क्या होगा, आपको इसकी प्लेलिस्ट यानी कि ये जो DSSB की जो हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो UGC नेट के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने हैं, जो कराए जा रहे हैं, आपको उसकी प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। क्योंकि बहुत से बच्चों के स्टूडेंटों का ये है कि आप प्लेलिस्ट अलग बनाइए, इसकी अलग बनाइए। क्योंकि बच्चे देखो, प्लेलिस्ट तो वही है आपकी जो DSSB में जब आपने पहले तैयारी करी थी उस टाइम पे, यानी कि रितु मैडम वाली जो प्लेलिस्ट है और मेरी वाली प्लेलिस्ट है, उसमें दोनों में मिल रहा है। पर आपको अगर प्लेलिस्ट अलग चाहिए इसकी, तो आज से आपको प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, दिल्ली NCR में बहुत सारी जगह पावर कट का जो चल रहा है, आपको ने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में, तो उस वजह से थोड़ा बहुत वीडियो में आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि आपको पता है दिल्ली NCR में हम भी हैं और आप भी हो, दिल्ली NCR में पावर कट का ज़्यादा पंगा चल रहा है। पावर कट से आपको ये पता है, अब डिजिटल वे में जुड़े बड़े हैं हम, तो आपको पावर कट में थोड़ा सा सामना भी करना पड़ सकता है। अब पावर कट होगी तो क्या नाम, इन्वर्टर से कितने टाइम आपको क्लासेस मिल जाएगी। भाई क्लासेस बना भी लें हम, क्लास में मान लो अब क्लास में बना रहा हूँ, अब क्लास में बनाने के बाद जब आपको शाम को या फिर सुबह के टाइम, जिस टाइम भी आपको अपलोड करूँगा, तो उस टाइम पे आपको ये भी तो है ना, इंटरनेट चलना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। पर ये चिंता मत करिए, मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा। सारे इसके UGC नेट के पेपर में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगा, KVS के पेपर कराऊंगा, सारा पेपर कराकर यानी कि 10 तारीख तक आपको ऐसा तैयार कर देना है, 10 तारीख से पहले, कि आप खुद कहो कि हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ मैं पेपर पास कर लूँगा अपना लाइब्रेरी का, खुद आपको अंदर से फीलिंग हो। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए पहले आज वही अपना पुराना तरीका, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी खोल लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी खोल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, जो आपका इतने बड़े बड़े अक्षरों में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विच कमेटी रिकमेंडेड दैट द इंपीरियल लाइब्रेरी बी डिजाइंड एज कॉपीराइट लाइब्रेरी। यानी किस समिति ने ये अनुशासन की थी कि यानी अनुशंसा की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए। तो सबसे एक ही देखो, फैजल कमेटी नहीं है और ये सैडलर कमेटी नहीं है, तो इसका बचा रांची कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, रांची समिति 1926, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी इन कोलकाता। तो वो कौन थे, जॉन, आगे बताइए, जॉन, एक ही जॉन दिख रहा है इसमें, मैकफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं DSSB, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है DSSB का ट्रेंड कि पहला कौन है, यानी कि पहला PhD कौन है, पहला B लीव कौन है, पहला D लीव कौन है, पहला MPhil कौन है, पहला क्या नाम इंपीरियल लाइब्रेरी का पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है। तो ये आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि DSSB में क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन कोलोन क्लासिफिकेशन विद इंडिकेटेड टू इंपीरियल। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो आप हिंदी में पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि क्या नाम, अगर कोलोन वर्गीकरण में अंतर सूची के लिए किस सूचक को उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे देखो एक बार DSSB में कैसे पूछा गया था, ये पूछा गया तार चिन्ह, यानी कि एक तरह से एन एक्शन, यानी कि एक तरह से ये हो जाएगा एक्सटेंशन, ये आ जाएगा आपका, वैसे तो सी आ जाएगा, कोमा हाइपन, ये आपसे पूछे जाते हैं, पर इस तरह नहीं पूछे जाएंगे जैसे आपको लिखा उसमें। DSSB में बिल्कुल क्लियर दिखाएगा, हाइपन इस तरह से, या फिर ये सब चीज़ें ये आपको मिल सकते हैं। एक बार को लगा लीजिए, क्योंकि वैसे तो DSSB में इस तरह क्वेश्चन मिलता नहीं, KVPV में और NVS में मिल जाता है, पर मान के चलिए लगा लीजिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है DSSB। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चल रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, इंटरनेशनल बॉडी ऑफ द असेसमेंट प्रोटोकॉल, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। डोमेन नेम और प्रोटोकॉल के इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में खान बहादुर की उपाधि से नवाजे जाने वाले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष के नाम बताइए। यानी कि नेम द इंडियन लाइब्रेरियन हु वाज ऑनर, यानी ऑनर्ड
विद द टाइटल ऑफ खान बहादुर इन 1935 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको दिया था खान बहादुर का? तो वो थे के एम, कौन थे? के एम असदुल्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। केशवन का क्या है? बी केशवन का कौन है सबसे फर्स्ट? एस आर रंगनाथन, तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट नहीं है। अप्रोचेस के बारे में पूछा। सिस्टमेटिक मैनुअल ऑफ द सेम पब्लिकेशन, तो सिस्टमेटिक यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, यानी कि यहाँ तक आपके क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दी गई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 प्री कोऑर्डरिंग इंडेक्स सिस्टम, यानी कि प्री ऑर्डर, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं ऐसे, पूर्व सामान्यकृत अनुक्रमण प्रणाली। देखो यहाँ पर अब ये देखो, जो हिंदी वाले बच्चे कहते हैं कि हिंदी में नहीं कराते, अनुक्रमण कारण प्रणाली सूचित है। ये कह रहा है पूर्व समयवर्ती, तो क्या कहता है? इतना सबको दे रहा है। और यहाँ कह रहा है प्री कोऑर्डरिंग इंडेक्सिंग सिस्टम किसके बारे में बताता है? तो किसके बारे में बताता है वो आपको? एक तो आपको आ जाएगा सिंटैक्स, छोड़ दो, सिंटैक्स तो होगा नहीं, पहला तो होगा नहीं, यानी कि पहला होगा नहीं। और दूसरा क्या, यानी कि इस हिंदी में क्या है? व्यक्तित्व विन्यास, ये होगा नहीं। अर्थगत ये हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो यानी कि इसमें से कौन सा आ जाएगा? देख लो कौन से बैंड में सारे आ जाते हैं, सी में आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर क्लासिफिकेशन इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन, इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन के ऊपर नहीं पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ, ये भी नहीं पूछा जाएगा। एनोवा, एनोवा पूछा जा सकता है। एनोवा के बारे में आपको बताना चाहिए। एक तो एनोवा की फुल फॉर्म कि एनोवा है क्या, एनोवा है क्या, ये पूछा जा सकता है। और दूसरा है आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनोवा स्टडी में किस तरह का काम आ सकता है। पर एक जो एनोवा होता है ये हमारे किस में है, पता है आपको किस में है? ये आपके नेट के सिलेबस में है। और एनोवा कहाँ से है? रिसर्च के टाइप में है, यानी कि रिसर्च में है एनोवा। इसलिए जो DSSS है वो एनोवा के बारे में क्या पूछ सकता है आपसे? सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म, वो भी बाई चांस, क्योंकि रिसर्च का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। फिक्स्ड, इसका फिक्स्ड और रैंडमाइज स्टडी आ जाता है जब एनोवा आता है। जब आप रिसर्च करोगे, रिसर्च वर्क में थेसिस, थेसिस बोल रहा हूँ, थेसिस से पहले आप जब सैंपल कलेक्ट करोगे ना, तो एनोवा और ये सब चीज़ें पढ़ोगे। रैंडमाइज सैम्पलिंग और फिक्सिंग सैम्पलिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, 16 इंपॉर्टेंट नहीं है, और 14 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलिए, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट हैव ए कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशन, यानी कि हिंदी में क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किन विदेशों में पुस्तकालय व्यवसाय के लिए आचार संहिता नहीं है? तो 19वें के हिसाब से कौन सा नहीं होगा भाई? एक ही आपको दिख रहा होगा इसमें, जो 19 का नंबर का है। 19 बोल रहा हूँ। 17 नंबर में आपको अमेरिका दिख रहा है, श्रीलंका, इंडिया, चाइना। तो इसमें से कौन सा होगा? इंडिया और चाइना, यानी कि इनके इथिक्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशन नहीं है। लाइब्रेरी प्रोफेशन के बारे में इन्होंने इथिक्स नहीं बना रखे हैं, यानी कि नीति शास्त्र। यानी कि क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में व्यवसाय के लिए यानी कि व्यवसाय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4। और इस हिसाब से 3 और 4 में कौन सा बैठता है? ये हो जाएगा 4। चलिए सर्च इंजन, ये नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। रैंडमाइज, ये कॉपीराइट ऑन इज नॉट नीड। चलिए 19वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कॉपीराइट एक्ट के बारे में दे रखा है। कॉपीराइट एक्ट आया कब था ये बताओ? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है? कॉपीराइट धारा की अनुमति की आवश्यकता कब नहीं होती, यानी कि व्हेन द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर इज़ नॉट टू नीड, यानी कि परमिशन कब नहीं होती भाई? अब मान लो कॉपीराइट एक्ट परमिशन कब नहीं होगी आपको बताओ? एक तो सबसे पहले आलोचना या समीक्षा के लिए, अब आपको यानी कि क्रिटिसिज्म एंड और रिव्यू सबसे पहले आ जाएगा। फिर आपका किस में नहीं ज़रूरत होती बताओ? रिसर्च पर्पस, यानी कि भैया आप क्या नाम किसी भी चीज़ की रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च के बारे में आपको क्या होगा? कॉपीराइट के बारे में चीज़ नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क्स कौन सा है? आपको देखिए दिख रहा है, यानी इफ्ला दिख रहा है। इफ्ला कौन सा है? लाइब्रेरी नेटवर्क है। और दूसरा क्या कह रहा है? OCLC दिख रहा है। तो ये दोनों दिख रहे हैं। तो अब ये दोनों कहाँ पर आ रहे हैं? देख लो कौन सा ऑप्शन है, तीसरा नंबर का ऑप्शन है, यानी कि हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। पुस्तकालय नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इफ्ला, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, और आपका बचा कौन सा? OCLC, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बैठता है? C बैठता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अकॉर्डिंग द ईयर ऑफ इस्टेब्लिश। भैया सबसे पहले कौन सी लाइब्रेरी आई? जल्दी बताओ। कलकत्ता। कलकत्ता के नाम से ही जाना जाता है, कलकत्ता आई। और कलकत्ता के बाद कौन सी आ गई? भाई कलकत्ता के बाद बम्बई, बम्बई के बाद कौन से है? मद्रास आई, मद्रास के बाद दिल्ली आई। याद रखना, जो अंग्रेज आए थे वो कहाँ आए थे? कलकत्ता। कलकत्ता के बाद फिर उन्होंने मुंबई में वो जो आपने देखते हो ना मुंबई सेंट्रल की बिल्डिंग, और क्या नाम, जो मुंबई हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, वो उन्होंने ही बनाई। फिर यानी कि फिर उसके बाद कौन सा चला गया? फिर आते हैं मद्रास। यानी कि ये तीन वो स्टेट बोल रहा हूँ, हाँ स्टेट ही थे यार। ये तीन स्टेट को जो आज के टाइम पे स्टेट थे और ये प्रेसिडेंसी थी, जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो इन तीनों पे सबसे पहले कब्जा किया था। ये तीन वो चीज़ें जगह थी जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी कोठी बनाई थी, यानी कि कोठी मतलब फैक्ट्री डाली थी कि नहीं डाली थी? आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आपने भाई 10वीं तक तो हिस्ट्री सबने पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा मद्रास कलकत्ता बम्बई, मद्रास कलकत्ता बम्बई, सारी जगह मद्रास कलकत्ता बम्बई दिखता है। दिल्ली में तो बाद में आए थे। दिल्ली में तो एक तरह से जब क्या नाम लड़ाई होगी 1857 की, उस टाइम के आसपास मान लो, वो भी किस चक्कर में, जब बहादुर शाह जफर और इन सब की लड़ाई चक्कर में, और ये सब चीज़ें, और दिल्ली में इनका रहने का। नहीं तो ये कहाँ रहते थे? ये तो ठंडे इलाकों में रहते थे। यानी कि जो अंग्रेज़ थे, आपने देखा होगा आज भी शिमला इस तरफ के जो चीज़ें हैं, या सारी चीज़ें बोलो, जो ये स्टेट हैं या फिर इस तरह की जगह, यहाँ पर इनकी कोठियाँ क्यों बनी हुई? इनके जो सिस्टम है वो अच्छे क्यों थे? वो पुराने टाइम पर ये अपने लिए, यानी कि अपने रहने का जुगाड़ कर रखते थे। तो इस तरह से अब देख लो कौन सा बैठता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3, फिर आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा? फिर 1 आ जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि आखिरी में आ जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी आई कब है? 1935 में आई शायद से, मैक्सिमम 1935 भी है मेरे ख्याल से, मुझे भी कन्फ्यूज़न 1935 है या फिर हाँ 1935 में आई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ओ मेन एंट्री एज द क्लासिफिकेशन, यानी कि CC भैया CC के हिसाब से, और वो भी मेन एंट्री पूछ रहा है। याद रखना मेन एंट्री की पूछ रहा है, मेन एंट्री की, और वो भी क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड के हिसाब से। अब मेन एंट्री बताओ कौन कौन से आएंगे? भाई मेन एंट्री में एक चीज़ दिख रहा है, सबसे पहले हेडिंग सेक्शन आ जाएगा। हेडिंग लिखोगे तभी तो आपको आगे पड़ेगा। हेडिंग नहीं लिखा कि मान लो किसकी किताब है, किसका नाम है, कौन इसका मालिक है, हेडिंग नहीं लिखोगे तो कैटलॉग कैसे बनेगा? कैटलॉग कैसे बनेगा? कोड कैसे डाला जाओगे? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हेडिंग। फिर आता है टाइटल, यानी कि हेडिंग डाल दिया। अब आप जैसे कोई मेरे को तो लगता नहीं इसमें जैसे ये होता है ब्लैक बोर्ड, जब बीएड में पढ़ाते हैं तो यानी कि हम भी यहाँ पर डेट लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या? क्लास का नाम, एब्सेंट, प्रेजेंट और पीरियड कौन सा, ये 4 एंट्री होती है। इधर एंट्री होती है हमारी जब बोर्ड की हम एंट्री करते हैं, एक होती है सब्जेक्ट की एंट्री, एक उप विषय यानी कि सब सब्जेक्ट की एंट्री, फिर आता है आपका टाइटल। तो अब आप इसी हिसाब से लगा लो। सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले बताओ क्या आ गया है? हेडिंग। अभी तो लिखा है सबसे ऊपर हेडिंग आ गया, फिर आ गया टाइटल। टाइटल के बाद क्या आएगा बताओ? एक मिनट, इसमें लीड सेक्शन भी दे रखा है, लीड सेक्शन भी तो है। हाँ लीड सेक्शन मतलब लीड सेक्शन, हेडिंग, टाइटल सॉरी पहले आएगा लीड सेक्शन, फिर आएगा हेडिंग, फिर आएगा टाइटल और फिर आएगा नोट, यानी कि जो हम लिखवाएंगे वो होगा नोट। तो यानी कि आपका सबसे पहले अगर इस हिसाब से लेके चले तो पहले आएगा लीड सेक्शन, फिर हेडिंग, फिर टाइटल, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, फिर उप सब्जेक्ट, फिर आपका टाइटल, फिर आपका जो आपने लिखा। तो पहले लीडिंग आ गया, फिर हेडिंग आ गया, फिर टाइटल आ गया, फिर नोट आ गया, यानी कि आखिरी में। अब देखो इस हिसाब से कौन सा बैठता है, इस हिसाब से इसका बैठेगा
और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, दूसरा बैठ गया इसका आंसर। तो यानी कि अंक, अनुच्छेद, शीर्षक, आख्य, ये देखिए टाइटल को इसने क्या लिख दिया, ये यही गड़बड़ होता है, ये कन्वर्ट है। देखो ये कन्वर्ट है। अब इसको अगर टाइटल को लेके चले तो प्रकरण होता है, हिंदी में कहते हैं प्रकरण, याद रखना प्रकरण कहते हैं। अब जो बच्चे, अब पता क्या होता है, सारे पेपरों में ये इस तरह गड़बड़ करते हैं और हिंदी वाले बच्चे फेल इसलिए होते हैं। हिंदी वाले बच्चे जो फेल होते हैं वो यही कारण है कि आपको फेल होने का, ये खुद चाल चलते हैं, अंग्रेज को पास करना है और हिंदी वालों को फेल करना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दे रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंडेक्सिंग सोर्स अकॉर्डिंग द ईयर, यानी कि इसके पब्लिशन के हिसाब से चलना है। अब इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, आप बताओ। सबसे पहले आ जाएगा आपका पीरियोडिक, यानी कि पोल्स इंडेक्स ऑफ पीरियोडिक लिटरेचर, यानी कि 23 नंबर का हिंदी बोल लेते हैं, पोल्स इंडेक्सिंग टू द पीरियोडिकल लिटरेचर, हिंदी में भी यही दे रखा है इन्होंने। चलो तो ये हो गया पहला नंबर। अब बचा कौन सा, फिर इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा इंडेक्सिंग मेडिसिन, यानी कि 2 नंबर आ जाएगा। फिर इंडेक्सिंग मेडिसिन के बाद जब हम चलते हैं फिर ऊपर चलेंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद बायो, 3 और ये रहा 4। चलिए ये आ गया। अब ये तो आपको पता ही है सारे, पहले ALA आएगा, ALA के बाद कौन सा आएगा जल्दी बताओ। ALA के बाद कौन था, SLA, SLA के बाद कौन है, SLA के बाद कौन है, ASLA, ये आ जाएगा। फिर आपका सिप्लैक, यानी कि ये आ जाएगा सारे, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 25 देखते हैं। लाइब्रेरी परामर्श समिति, यानी कि एडवाइजरी कमेटी, लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, रिव्यू कमेटी, DRTC कमेटी, सरदार रंगनाथन एंड वर्ड, यानी कि एन डाउंड, ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें सबसे पहली है एडवाइजरी कमेटी आई थी आपकी 1957, यानी कि इसका आ जाएगा 1957 हो जाएगा, पहला तो हो गया ये। फिर रिव्यू कमेटी तो आपकी इसमें थी, क्या बोलते हैं 61 में, तो इसकी तो पता चल गया। DRTC का था आपका पहला हो जाएगा, यानी कि 62, DRTC हो जाएगा 3, और आपका ये बचा 163। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, फैक्ट ऑन फैक्ट, वर्ड ऑन लाइब्रेरी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट ऑफ फैक्ट लगा लो। फैक्ट ऑफ, देखो पीरियोडिकल डिक्शनरी इंडेक्सिंग सिस्टम, चलिए इसमें बता ही देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो DSSS वाले हैं ना आजकल पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाल देते। फैक्ट ऑन फैक्ट आ जाता है न्यूज़पेपर, क्योंकि फैक्ट ऑन फैक्ट वो सारी चीज़ें बताया है। और फिर उसके बाद कौन सा आता है, वर्ल्ड ऑन लाइब्रेरी। वर्ल्ड ऑन लाइब्रेरी क्या आ जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 4 नंबर डिक्शनरी। फिर यानी क्योंकि उसमें वर्ड ही होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है, तो ये आ जाएगा। फिर कोऑर्डिनेशन का आ जाएगा C, यानी कि इसका आ जाएगा 2 नंबर इंडेक्सिंग, और बचा व्हील्स ऑफ प्रेस गाइड पीरियोडिकल डिक्शनरी, यानी कि इसका हो जाएगा, अगर इसका लगा के चले तो C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मैग्रोवल इसका सिद्धांत, यानी कि ये किसका आ जाएगा भाई, एक्स सिद्धांत किसने दिया था, ए का कौन आ जाएगा, वर्किंग पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन में, यानी कि पहले का तो हो जाएगा 3। भाई देखो इसने अलग अलग दे दिया, जो हम पढ़ रहे थे अभी तक एक साथ एक्स और वाई थ्योरी, अब अलग अलग दे दिया। तो एक्स थ्योरी कौन सा है, इसमें आ जाएगा। अब वाई थ्योरी क्या है, वाई थ्योरी आपकी आ जाएगी लेस एक्सटर्नल कंट्रोल 2। यूटिलिटी ऑफ कमांड क्या आ जाएगा, यानी कि सी किसका आ जाएगा, सी में क्या चल जाएगा, ऑल पावर इन वन, यानी कि एक आदमी के अंदर चली जाएगी सारी पावर। और टाइम एंड कॉस्ट PRTS। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 इंपॉर्टेंट नहीं है, 29 इंपॉर्टेंट है DSSS के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। 30 इंपॉर्टेंट लगा, ये 30 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, इंसाइक्लोपीडिया हम कहाँ लेके चलते हैं, यानी कि एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया होती है, यानी कि डिक्टेशन, यानी कि रुकिए
पहले हिंदी में तो खोल लूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डायरेक्टरीज, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया एक्सेशन, तो ये आ जाएगा तीसरा नंबर। फिर आ जाएगा दूसरा, क्या कह रहा है, वेक्ट्रोज एनोमिस, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो मैं इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड रिसोर्स LIAS, तो ये हो जाएगा आपका LIAS क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये दूसरा नंबर चला जाएगा आपका चौथे में, यानी कि ईयर बुक में निशान लगाने पड़ेंगे मुझे भी। ये हो जाएगा 1 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा आपको, अच्छा ये हो जाती है कन्फ्यूज़न कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते भी, कि कन्फ्यूज़न मैच द फॉलोइंग में, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में देखना पड़ता है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बुक इन प्रिंट, बुक इन प्रिंट किसका चल जाएगा आपका, बुक इन प्रिंट आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, ये आ जाएगा ट्रेड बिब्लियोग्राफी, सोशल साइंस एंड ए बिब्लियोग्राफिक ऑफ डॉक्टरी, यानी कि इसमें ये किसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नेशनल बिब्लियोग्राफी। एशियन सोसाइटी इन साइंस, ये आ जाएगा आपका एशियन सोसाइटी किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट यानी कि आखिरी बच्चा कौन सा, यानी कि ये आ जाएगा ऐसे 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 क्रॉस लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। डिक्शनरी पूछ सकता है, ग्लोसरी, यानी कि और कोई सा नहीं पूछेगा। और ये कैरिकुलम ऑफ डेवलपमेंट कमेटी, बड़ोदरा लाइब्रेरी पूछेगा सबसे, ये लगा लेना, सॉरी एक मिनट ये ऊपर करता हूँ, लाइब्रेरी ऑफ मूवमेंट, ये हो गया 1910, बस और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। करंट बिब्लियोग्राफी, इंडेक्सिंग, ट्रांसलेशन, लाइब्रेरी ट्रेड पूछ सकता है इसमें, लाइब्रेरी ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी जो ट्रेड है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी ट्रेड के बारे में पता कैसे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये लाइब्रेरी ट्रेड के बारे में पूछा गया था कि लाइब्रेरी ट्रेड का क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो इसमें चौथे का जो आपका आंसर बैठेगा, यानी कि ए का आपका, सॉरी डी का क्या आ जाएगा, डी का हो जाएगा 2, यूनिवर्सिटी ऑफ इल्यूजन, यानी कि ये हो जाएगा 2। तो ये देख लेना 2 किस में है, आपका 2 यहाँ होगा, ये होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये टेलर और एलर के बारे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमें इसमें नहीं मिल रहा। अब 26वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 36, 37, 38, 39, 40 इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये इसमें, यानी कि इसमें आगे क्वेश्चन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो ये तो क्या नाम रिसर्च है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द, ये भी डिजिटल, ये आपका दिक्कत करेगा, यानी कि ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। आगे पैराग्राफ है, ठीक है बच्चों। तो आप खोलते हैं दिसंबर का पेपर, यानी कि दिसंबर में सेकंड पेपर खोलते हैं, सॉरी सेकंड पेपर बोला, थर्ड पेपर खोलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। चलिए तो पेपर थर्ड खोल लिया। पेपर थर्ड में देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है। पेपर थर्ड में आपका इसमें कमेटी के बारे में पूछा गया है। कमेटी के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो इस तरह कमेटी वमेटी वाले क्वेश्चन मिले हैं, तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे कमेटी में कौन कौन सी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग है। तो ये तो हमारे कमेटी का, ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है। और यूके यानी कि स्टेमिनेट जेट, ये भी नहीं पढ़ना हमें। लाइब्रेरी ये भी नहीं पढ़ना। द चार्ट ऑफ द, ये भी नहीं पढ़ना। सारे, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो आपका पेपर 2 है उसमें तो आपके DSSS के सारे क्वेश्चन मिलते हैं, पेपर 3 में क्यों नहीं मिलते। पेपर 3 में आपका कोई सा भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं मिलता जो आपको मिल जाए। ये मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन कॉलोन क्लासिफिकेशन विच द डिस्प्ले ऑन इन द यूज ऑफ डिजिट 4 एज ए पैथोलॉजी, डिसीज, ट्रांसपोर्ट, हाइब्रिड, ईच, क्या किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये आपका आंसर क्या होगा इसका, यानी कि इसका हो जाएगा सेमी, इसका हिंदी में बोलना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, कोलोन वर्गीकरण में अंक 4 रोग विज्ञान, रोग परिवहन, संकट इत्यादि के लिए प्रयोग में कौन से स्मृति सहायक प्रदर्शन करता है, तो वो हो जाएगा सेमिलोन, यानी कि और हिंदी में क्या कह रहा है, मौलिक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये एक क्वेश्चन, यानी कि एक पेज से एक क्वेश्चन मिला है, बताओ। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 नंबर वो इज़ द
ठीक है, नहीं है। वेब बिब्लियोग्राफी के बारे में पूछा जा सकता है, इसमें तो आपको पता ही वेब बिब्लियोग्राफी में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन हो जाएगा, लगा लेना बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, यानी कि हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं, चलो पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन टपकने को मिल सकता है। वैसे तो DSSS में इस तरह क्वेश्चन मिलता नहीं है, पर रविन्द्रनाथ टैगोर पर वेब ग्रंथ सूची का संकलनकर्ता कौन है, तो वो है बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन। वो इज द कंप्लेनर ऑफ द वेब बिब्लियोग्राफिक ऑन रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए ठीक है, तो इसका हो जाएगा बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन। 4 इम्पोर्टेंट नहीं है, 15 इम्पोर्टेंट नहीं है, 16 हो जाएगा। इफ्ला इज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बिल्ड ऑन लाइब्रेरी एसोसिएशन इन नेम, यानी कि 16 में इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला BSLS, यानी कि BSLS। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, BSLS। हिंदी में क्या कह रहा है, पुस्तकालय संघ के क्षमता निर्माण के लिए इफ्ला का कार्यक्रम क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा A। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द, ये मेजरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पता नहीं आजकल क्या हो रहा है टैबलेट में, 17 इंपॉर्टेंट है, 18 इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एक्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर असाइंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 1000 करोड़ प्लान लिंक इन 9000 लाइब्रेरी इन इंडिया, यानी कि हिंदी में क्या कह रहा है आपका, भारत के में 9000 पुस्तकालय को जोड़ने के लिए 10,000 करोड़ की योजना की अवधारणा कौन से संगठन से जोड़ती है, तो किससे जोड़ती है। सबसे पहले आपका आ जाएगा नेशनल लाइब्रेरी मिशन, यानी कि 2 तो होगा ही, क्योंकि मिशन से यानी कि पुस्तकालय मिशन जो है वो आया था। अब बचा मिशन के बाद कौन सा आ जाएगा, एक आपका बचता है RRLF, यानी कि राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन, और कहाँ पर है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और राजा राम मोहन राय एसोसिएशन ऑफ ISBN वो कहाँ पर है, वो तो चलो दिल्ली में, वो तो सबको पता ही है, और नहीं पता तो चलिए वो भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपके लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस, वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस क्या कह रहा है, वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस में आपका एक आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा, हिंदी में खोल लें क्योंकि हिंदी वाले बच्चों के साथ पक्षपात हो जाता थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यवर्धन सूचना सेवा है, तो वो हो जाएगा संकलन, यानी कि एग्रेटिंग सेवा, तो यानी कि ये हो गया। और आपका कौन सा बैठता है, ये हो जाएगा शोध रिपोर्ट, यानी कि इसमें ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 23 इम्पोर्टेंट नहीं है। 24 ये RRFID तो मैंने बता ही चुका, 24 इम्पोर्टेंट है, 25 इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि RRFID के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 27 इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 मिनट खुल जाए, 27, 28, 29 इम्पोर्टेंट नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी इम्पोर्टेंट है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, हिंदी में खोल देते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल पुस्तकालय की सीमाएं हैं, तो पुस्तकालय जो है आपका एक कौन सा होता है डिजिटल और एक होता है नॉर्मल, तो पुस्तकालय की सीमा कौन सी हो गई, एक तो हो जाएगी प्रचलन लागत, यानी कि जो हो गए ऑपरेशनली कॉस्टिंग हो जाएगा। अब उसका कौन सा बचेगा, और बचा राइट्स मैनेजमेंट, यानी कि अधिकार का प्रबंधन, तो इसमें 2 और 3 कहाँ गया, ये हो गया बी में। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट, ये था हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन है, तो यानी कि यह आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। आइडेंटिफाई द, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये तो रिसर्च का क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट। चलिए, हु इज़ द डिजिटलाइजेशन कलेक्टर, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। रविंद्र भवन विश्व भारती के संकलन में डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ा गया था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, किसके द्वारा जोड़ा गया था,
एक ही कुछ आपको दिख रहा हो, एक तो RRLF हो गया और फिर एक हो गया NIC। NIC की फुल फॉर्म क्या है बताओ? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 36 नहीं इंपॉर्टेंट है, 27 नहीं इंपॉर्टेंट है, 38 इंपॉर्टेंट है। 38 लगाइए। 38 में अरेंज द फॉलोइंग पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? डिलनेट। डिलनेट के बाद सिरनेट, यानी कि पहला हो जाएगा। अगर ओके सॉरी हिंदी में खोलना है, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले आपका आ जाएगा डिलनेट, यानी कि डिलनेट, फिर सिरनेट, फिर आपका आ जाएगा ये आ जाएगा मेलनेट, और फिर आपका यानी कि ऊपर। तो इस हिसाब से बैठता है आपका बी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 भी पूछा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा एक मिनट इसे ऊपर कर लेते हैं हम। हाँ, तो ये आ जाएगा, तो पहला क्या आ जाएगा? कम्युनिटी बुक इंडेक्स, यानी कि इसमें हो जाएगा 3 नंबर। फिर 3 नंबर के बाद क्या आ जाएगा? बुक इन प्रिंट, यानी कि अगर लेके चले 1 2, फिर बुक इन प्रिंट के बाद क्या आएगा? बुक इन प्रिंट के बाद आपका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये हो जाएगा 3, और बचा कौन सा? 4, इंडियन बिब्लियोग्राफी, यानी कि 1 2 3 और 4। चलिए आगे चलते हैं। लेवल ऑफ, यानी कि ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40 भी इंपॉर्टेंट है। 40 में क्या आएगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? जनरल नॉर्मल, यानी कि जनरल नॉर्म्स जो होते हैं उसके बारे में, प्रिंसिपल के बारे में आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा जनरल के बाद आ जाते हैं लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि ये देखिए इससे हिसाब से लगाते हैं। सामान्य सिद्धांत आ जाएगा, फिर इसके ग्रंथालय के आ जाएगा, फिर ग्रंथालय के बाद क्या आ जाएगा? सूचना का उपचार, यानी कि कौन ऑफ कैटलॉग, ये हो गया 3 नंबर, और आपका बचा कौन सा? लास्ट कौन सा बचा? प्रिंसिपल्स, यानी कि सूचनागण के सिद्धांत, 4 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। LIAS डिस्ट्रिक्शन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल। चलिए इसे भी लगाइए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग में इंपॉर्टेंट है। ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में क्या कह रहा है? पहला कौन सा आ जाएगा? 41 में आपका आ जाएगा, हिंदी में पढ़ लेते हैं, डिजिटल एब्स्ट्रैक्शन आ जाएगा। हाँ, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41? डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, यानी कि 2 नंबर आ गया। 2 नंबर के बाद कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पहला LIAS आ जाएगा, फिर LIAS क्या आ जाएगा? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, और साइंस एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका बचा है इंडियन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट। तो इस हिसाब से कौन सा बैठता है? इस हिसाब से आपका बैठता है C। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला आ जाएगा 4 नंबर UNISIT, यानी कि पहला। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा? INIS, 2 नंबर। फिर आपका कौन सा आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा 3 नंबर, और फिर आपका आ जाएगा ARPANET। ये है एग्रीकल्चर का है, आपको पता होना चाहिए, यानी कि साइंस से रिलेटेड है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 43 भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 44 इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर 45 इंपॉर्टेंट है। 43 निम्नलिखित भारतीय आदर्श सार्वजनिक ग्रंथालय बिलों के अनुक्रम से लगाइए, यानी कि इनके बिल लगाने हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? रंगानाथ, यानी कि आपको एक ही नाम दिख रहा होगा, वो है रंगानाथन, यानी कि मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बाय रंगानाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। फिर इसके बाद कौन सा दिख जाएगा? इसके बाद दिख जाएगा MD शना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2। फिर इसके बाद कौन सा दिख जाएगा? इसके बाद आपको दिखता है मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी बाय वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि 3, और बच्चा कौन सा? ILA। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ILA जो कि इंडियन लाइब्रेरी का की फुल, चलो आप मैं बताइंदा, इसकी फुल फॉर्म बताओ, आया कब है ये बताओ, और है कहाँ पर ये बताओ। तीनों जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल रेफरेंस ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वर्चुअल रेफरेंस के बारे में पूछा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अरेंज जिन ऑर्डर द क्वेश्चन नंबर 45 का अरेंज द ऑर्डर ऑफ इसके प्रोसेस ऑफ स्टॉक
वेरिफिकेशन एंड स्टॉक रिटेशन एज अ, यानी कि इसके ऊपर पूछा जा सकता है। हिंदी में पढ़िए, हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते। ऐसा रंगादातन द्वारा प्रतिपादित भंडार परिशोधन एवं भंडार सत्यापन की प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर पहले हो जाएगा डिसाइडिंग द कोटा, यानी कि 4 नंबर, और यहाँ पर हिंदी में यथार्थ का निर्धारण। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा चेक विद चेंजिंग टर्म, यानी कि ये हो जाएगा 2। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा सेल्फ रिटेशन, यानी कि निदान परिशोधन, और फिर आ जाएगा सेल्फ परीक्षण, यानी कि 4 नंबर सेल्फ चेकिंग। तो इस हिसाब से कौन सा बैठता है, ये बैठता है बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 इंपॉर्टेंट नहीं है, 47 इंपॉर्टेंट नहीं है, 48 इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं 48 इंपॉर्टेंट है। 48 का ऊपर लिखते हैं रिसर्च मैनेजमेंट इन एकेडमिक लाइब्रेरी, ये पूछा जा सकता है। 48 लिखाइए, पहले का क्या आ जाएगा, मॉरिस बी लाइन। तो मॉरिस बी लाइन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट पहला हो जाएगा। डेविड बेकर को किसका आ जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रिसर्च, ये हो जाएगा रिसर्च मैनेजमेंट इन एकेडमिक लाइब्रेरी। पीटर किसका आ जाएगा, पीटर किसका है, पीटर आ जाएगा 4 नंबर, यानी कि द एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी कि ये हो जाएगा 3 नंबर। और बच्चा केडी किसका बचा है, बस एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2 प्लानिंग एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी कि रिसर्च लाइब्रेरी, यानी कि 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। ये आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। भाई सबको पता है वैसे तो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स दैट द प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कलेक्ट, यानी कि इसमें हिंदी में बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक संसाधन का संकलन जो डिजिटल वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से संगठन के संग्रह पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गमन प्रदान करता है, यानी कि पहला हो गया। फिर दूसरा क्या आ जाएगा आपका, दूसरा आ जाएगा हाइब्रिड क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तथा पेपर दोनों, यानी कि जैसे मान लो ये है पेपर और इसी का ये आपको डिजिटल मिल रहा है और यही आपको हाइब्रिड मतलब पेपर में मिल जाए, तो यानी कि हो जाएगा हाइब्रिड। फिर क्या हो जाएगा, लास्ट क्या है वर्चुअल लाइब्रेरी भी डिजिटल लाइब्रेरी का एक स्वरूप होता है जिसे हम कहते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन इन द यानी कि रिमोट लोकेशन ए लोकल ऑनलाइन कैटलॉग ऑन अनदर गेटवे, यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये बचा 4। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, 51 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 52 भी इम्पोर्टेंट नहीं है और 53 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, 55 इम्पोर्टेंट नहीं है। 55 में से एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये वाला पूछ सकता है। 15 रुपये पर स्टूडेंट इन 2,000 रुपये 200 रुपये पर स्टूडेंट। ये सेक्शन में DSSS में पूछा नहीं जाएगा। वैसे 15 रुपये पर स्टूडेंट वाला जो क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए कि जो 15 रुपये पर स्टूडेंट है और 200 रुपये टीचर का, यानी 200 रुपये पर टीचर का है, यानी कि 55वां क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका क्या होगा आंसर, बताओ आप ही। आपने क्वेश्चन पढ़ा है 55वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 का क्या होगा, इसमें आ जाएगा पर कैपिटल, यानी कि पर कैपिटल ये हो जाएगा 2। और ये क्वेश्चन आपका बजटिंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी भी इम्पोर्टेंट है। 65 और 10% ऑफ लाइब्रेरी बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 का 3 3 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया और आपका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। 50 से ये हो जाएगा, 56 इम्पोर्टेंट नहीं है। 57 में UDC, आपको पता है UDC किसका है, पीटर ओल्डले का, यानी कि ये आ जाएगा 3 नंबर, तो ये तो आपको पता ही है।
हाँ चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 इम्पोर्टेंट है। 58 को हिंदी में, ये इंग्लिश है, इधर हिंदी में खोल लेते हैं। 58 क्या कह रहा है? इंडेक्सिंग यानी कि इंडेक्सिंग ट्रांसलेशन। तो इंडेक्सिंग ट्रांसलेशन किसका आ जाएगा? पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी कि यूनेस्को, ये हो गया 3 नंबर। फिर आ गया ट्रांसलेशन रेगुलेशन इंडेक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ITC, यानी ITC शिकागो, ये हो गया 2 नंबर। 2 का 2 में चला गया। अब वर्ल्ड ट्रेड इंडेक्स, यानी कि ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4 नंबर, ITC डिफ़ॉल्ट नीदरलैंड, ये आ जाएगी, ये 3 नंबर आ गया। कॉमनवेल्थ इंडेक्स ऑफ अनपब्लिश्ड ट्रांसलेशन, ये हो जाएगा निस्केयर में। हाँ ये आपका, सॉरी निस्केयर बोल रहा हूँ, ये आ जाएगा एल्सेवियर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 इम्पोर्टेंट नहीं है, 60 इम्पोर्टेंट नहीं है, 61 इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पूछा जा सकता है स्वामी महल लाइब्रेरी, एक मिनट, ये 62 हिंदी में खोलते हैं। स्वामी महल लाइब्रेरी तंजावर, तो स्वामी महल लाइब्रेरी तंजावर कहाँ पर है? यानी कि इसका जो पहले का जो, और इसमें देखो एक चीज़ अच्छी दे रखी है, इनके ईयर दे रखे हैं 1535। तो 1535 में याद कर लेना, तंजावर की जो लाइब्रेरी थी वो किस में आ जाएगी? तमिलनाडु, यानी कि तेलुगु नायक पहला हो जाएगा। खुदाबख्श, खुदाबख्श क्या है? खुदाबख्श आपको पता ही, खुदाबख्श क्या है? खुदाबख्श ऑडिटोरियम पब्लिक लाइब्रेरी पटना में कब आई थी? 1857 में। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मौलाना MK खान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी इन बंगाल, तो एस्थेटिक सोसाइटी का क्या हो जाएगा? सर J. विलियम जॉन, यानी कि ये हो जाएगा। फिर आ जाए इंपीरियल लाइब्रेरी और कोलकाता, फिर आ जाएगा लॉर्ड का, यानी कि ये हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 इंपॉर्टेंट नहीं है, 72 60 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। इसके आगे कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ये सारे क्या है? कथन और कारण के ऊपर है। देखो एक ये आपको पता ही है, आपको बता देता है बायोस का इम्पोर्टेंट, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो ये थे आपके आज के जो DSSB के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लाइब्रेरी से आपको, यानी कि UGC लाइब्रेरी नेट का जो पेपर है उसमें से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।